हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम एक हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि किस तरीके से मोनार्की सिस्टम खत्म हो गई और साथ ही साथ वहां पे डेमोक्रेटिक रूल आ गया। तो इस चैप्टर को पढ़ के ही हमें समझ में आएगी सारी बातें कि कैसे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा की भावना जागनी शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपका वीडियो नंबर 1 है। इसमें इंट्रोडक्शन आपका रहेगा जिसमें हम एक इमेज के बारे में पढ़ेंगे और उस इमेज को जो बनाया था वो था फ्रेडरिक सोरियो, है ना। फ्रेडरिक सोरियो प्रिंट कब बनाया था? 1848। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल मैसेज है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। वक्त गवाही वक्त खुद दे देगा, यानी कि अगर आपको लगता है ना कि आप अपने पॉइंट पे सही हो तो आप किसी को ना जवाब मत दो, आप सही समय का वेट करो, वक्त अपने आप ही जवाब दे देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां पे आप देखोगे इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, यानी कि फ्रेडरिक सोरियो ने ना 4 इमेज के बारे में कल्पना करी थी या 4 इमेज उसने बनाई थी, है ना। 4 इमेज की एक सीरीज बनाई थी जिसमें आप लोगों के सामने ये जो इमेज दी गई है ना, ये फर्स्ट इमेज है जो उसने सोची थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमें इसी फर्स्ट इमेज के बारे में पढ़ना है कि आखिर इसमें क्या कुछ दे रखा है, समझना है अच्छे से कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर ये लोग कौन है। तो सारी बातें हमें इस इमेज के अंदर जो दे रखी है वो सभी समझना है, ठीक है ना। हमें चारों को नहीं समझना, 4 प्रिंट्स को नहीं समझना, सिर्फ 1 प्रिंट को समझना है, 1 इमेज को समझना है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में सबसे स्टार्टिंग में दे रखी है और यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Visualizing his dream of a world made up democratic and social republics as he called them। तो फ्रेडरिक सोरियो ने ना एक ऐसे संसार की कल्पना करी थी, यानी कि एक ऐसे विश्व की कल्पना करी थी जहां पर हर एक इंसान जो है वो बिल्कुल फ्री रहे, वहां पे डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश हो जाए, सोशल रिपब्लिक वहां पे स्टैब्लिश हो जाए। ऐसा उसने ना सपना देखा था, ऐसा उसका क्या था, ड्रीम था। द फर्स्ट प्रिंट आप देख सकते हो, उसने अपनी इस ड्रीम को जो है ना इस पूरी इमेज में उतार रखा है। जैसे कि हम कोई कल्पना करते हैं, कुछ सोचते हैं तो उसी को हम अपनी इमेज के अंदर उतार देते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो ने ऐसी 4 इमेज बनाई थी जिसमें हम ये पहली इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं और यहीं से पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस इमेज में क्या था ऐसा वो हम जान लेते हैं। द फर्स्ट प्रिंट, यानी कि इसी की बात हो रही है, इस इमेज की बात हो रही है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको लंबी लाइन नजर आ रही है ना, आ रही है ना लंबी लाइन। यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लंबी लाइन उन लोगों ने लगा रखी है। Men and women of all ages and social classes, यानी कि जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो बने होते हैं वो सारे लोग मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। तो देखो ये सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, एक लंबी ट्रेन से उन लोगों ने बना रखी है। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और साथ ही साथ देखो सारे लोग लाइन लगा के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप लोगों को ये दिखाई दे रही होगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास इकट्ठा हो गए। आगे क्या होता है, यानी कि यहाँ पे प्रे करते हुए सारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ गए। आगे क्या होता है, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। तो पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो आप देखोगे जैसे इंडिया में भारत माता को पूजा जाता है ना, भारत माता की हम जय करते हैं, भारत माता को हम सम्मान देते हैं, उसी तरीके से ना वहां पे फीमेल फिगर जो बनाई गई थी वो था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो वहां पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को काफी अहमियत दी जाती थी, जैसे इंडिया में भारत माता को आज की डेट में जैसे पूजा जाता है, ठीक है ना। तो भारत माता यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथ में कुछ है, वो देखते हैं हम क्या है। इन वन हैंड टॉर्च एनलाइटमेंट एंड द अदर हैंड चार्टर राइट्स ऑफ द मैन, यानी कि एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का क्या है, घोषणा पत्र है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में ये सब है।
On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब मैं आपको बता दूं एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे होता है निरंकुश राजा। जो निरंकुश राजा होता है ना, ये उसको बताता है। यानी कि प्रतिमा के सामने आप देखोगे, यहाँ पे जमीन पर, ये देखो, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, ये जमीन पर ये जो गिरे पड़े हैं ना, ये राजा की जो भवन होते हैं, राजा की जो बिल्डिंग वगैरह होती है, राजमहल जो होते हैं, उनके ये सारे टुकड़े गिरे हुए हैं, है ना, उनके सारे ये अवशेष फेंके गए हैं यहाँ पे, जो उसके घमंड को चूर चूर कर देता है। यानी कि जो टुकड़े नीचे गिरा रखे हैं या फेंके हुए हैं, इकट्ठा हो रखे हैं, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि भैया राजा का जो घमंड है, जो उसकी क्रूरता है, जो उसका निरंकुश वाला जो तरीका है, वो सारा यहाँ पे ढह गए, वो सारा यहाँ पे खत्म हो चुका है ना, उखाड़ के फेंक दिया गया। तो ये टुकड़े ये शो करते हैं। ऐसा ही होता है ना जब कोई अपने आप को बहुत पावरफुल कहता है, तो आप देखोगे क्या अंजाम हुआ उसका। ये सारे जो उसके भवन थे, राजमहल या अलग अलग जो उसके ऑफिस वगैरह थे, है ना, वो सारे वहां पे तोड़ दिए गए। ऑफिस वगैरह तो मैं आज की टर्म यूज कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो राजमहल वगैरह हुआ करते थे। तो उनके ये अवशेष जमीन पर पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे क्या होता है अब देखो। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्या, निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या होता है? देखो अंकुश का मतलब समझो। अंकुश का मतलब होता है कहीं पे स्टॉप कर देना, विराम कर देना, रोक देना। निरंकुश का मतलब जहां पे रोक ही ना पाए वो, है ना, रुक ही ना सके। तो राजा कैसा था? निरंकुश था। यानी कि वो इतना अत्याचार करता रहता था कि कोई भी उसके ऊपर ना विराम नहीं लगा पाता था। इसलिए राजाओं को निरंकुश राजा की उपाधि दी गई, है ना। निरंकुश का मतलब जहां पे वो अत्याचार कर रहा है उसकी कोई भी सीमा नहीं है, ना ही वो रुकता है अत्याचार करने से, वो करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है। तो यानी कि उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं हो रही ना, तो इसी रोक को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसे निरंकुश बोलेंगे, है ना। निरंकुश यानी कि जिसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रहा, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा, है ना। एक नया वर्ड आप और देख सकते हो, ये पेपर में आ जाते हैं एक एक नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, सिस्टम होती है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी उनके पास मतलब कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। तो ऐसी चीज को हम वो क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट। यानी कि आप हिंदी में भी देख सकते हो, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, है ना, अपनी मर्जी से काम करते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से काम करते जा रहे हैं, अत्याचार करते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज को हम निरंकुशवाद कहते हैं। अब एक और वर्ड आता है यूटोपियन, तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं। अ विजन ऑफ द सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी कि यूटोपियन का मतलब यही है जो फ्रेडरिक सोरियो सोच रहा है। यानी कि ये जो इमेज इसने बना रखी है, ये जाहिर सी बात है उसने कल्पना करके ही बना रखी होगी, सोच कर ही बना रखी होगी, अपने माइंड में इसने इस इमेज को रखा होगा। तो जब हम अपनी कल्पना से, है ना, अपनी कल्पना से, अपने इमेजिनरी माइंड से हम कोई इमेज बनाते हैं, तो इसको हम यूटोपियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? यूटोपियन। हिंदी में कल्पना दर्श कहते हैं इसे। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतने आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। अब जैसे कि मान लो आप भी कल्पना कर सकते हो, है ना, मैंने कल्पना करी कि यार धरती पे ट्रैफिक चलता है, गाड़ियां चलती है, सब चलता है, बाइक वगैरह, तो क्यों ना ऐसा हो कि सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाए, है ना, हवा में उड़ने लग जाए, गाड़ियां भी हवा में चले। तो मैं भी एक क्या कर रहा हूँ? कल्पना कर रहा हूँ। और मान लो मैंने यही कल्पना करके एक इमेज बना दी, तो आप देख सकते हो मेरी भी इमेज कुछ कुछ ऐसे बनेगी, है ना। मतलब देखो यहाँ पे भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो उस टाइम पे तो मेरी गाड़ियां ऊपर दिखाई देगी उड़ती हुई। तो ये क्या हो रहा है? कल्पना हो रहा है। इस चीज को हम यूटोपियन कहते हैं, जब आप अपनी कल्पना से कोई पिक्चर क्रिएट करते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं। कहता है कि इन सोरियोस यूटोपियन विजन, यानी कि अगर हम ये सोरियो का यूटोपियन विजन देखें, ये जो इसकी ये पिक्चर है ना, तो इसमें आप देखोगे द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड and they grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उसका जो सोच है, उसकी जो कल्पना है, यहाँ पे आप देखोगे लंबी कतार ये जो लोगों की नजर आ रही है, इसमें आप देखोगे लोगों की अलग अलग ड्रेस नजर आ रही है, अलग अलग झंडे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। और सभी जाहिर सी बात है सभी अपने अपने देश का झंडा लेके जा रहे हैं, है ना। सभी अपने अपने देश का क्या लेके घूम रहे होंगे? झंडा लेके घूम रहे होंगे। सबसे आगे आप देखोगे यहाँ पे फ्रांस जो है, फ्रांस का झंडा लहरा रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास।
तो यहाँ पे आप देखोगे सोरियो के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। पोशाक मतलब ड्रेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेस से हो रही है इनकी पहचान। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राज्य बन चुके थे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लीडर की तरह चल रहे हैं, यानी कि लीड कर रहे हैं इन सबको। कौन कौन लीड कर रहे हैं? एक तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा और दूसरा कौन है? अमेरिका, जो तब तक क्या बन चुके थे? एक देश बन चुके थे। तो जाहिर सी बात है, जो देश बन चुके थे और जो देश नहीं बने, तो जो देश बन चुके हैं वही तो उन लोगों को लीड करेंगे ना, जिनका अभी देश बनना बाकी है। तो ये सब बात है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सारे चल रहे हैं अपना झंडा लहरा के। ये कौन सोच रहा है? वैसे ये कौन सोच रहा है? किसने इमेज बनाई है? फ्रेडरिक सोरियो। और ये कैसे बनाई है उसने? कल्पना करके, इमेजिन करके, ठीक है ना। फिर आगे क्या होता है? फ्रांस, जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। आप देखोगे इस मूर्ति के पास, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, आप देखोगे अभी अभी जस्ट फ्रांस ने क्रॉस किया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्रॉस किया है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जर्मनी के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, जो काला और लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके पीछे कुछ हो रहा है ना। तो इस तरीके से सब अलग अलग अपने ना झंडे लेके चल रहे हैं, अपने अलग अलग देश के क्या लेके चल रहे हैं? झंडे लेके चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये दिलचस्प है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि जिस समय सोरियो ने ये इमेज बनाई, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यानी कि जब ये इमेज बनाई गई थी ना, तब तक जर्मनी जो है ना एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, यानी कि प्रॉपर एक वो यूनाइटेड नेशन नहीं बने थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन लोगों को ये होप थी कि हम भी बनी जाएंगे, एक अलग देश तो बनी जाएंगे हम। जो झंडा वे थामे हुए थे वे 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यानी कि जिन लोगों ने ये झंडा थामा हुआ है अपने अपने हाथों में, झंडा जो ले रखा है, तो इनके अंदर ना एक इच्छा थी, एक क्या था इनका भी? एक ड्रीम था। क्या ड्रीम था? कि भैया हमें ये जो है, हम जो है ना एक पूरी तरीके से देश बन जाए, और हमारे अंदर देश के प्रति क्या हो? जज्बा हो, जुनून हो, पैशन हो, है ना। तो इन लोगों के अंदर ना ये चाह थी, ये इच्छा थे कि हमारे अंदर ना, हमारी देश के अंदर ना डेमोक्रेटिक आ जाए, डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि मोनार्की सिस्टम चलता था, हर जगह एम्पायर चलते थे, रूल होते थे, है ना, अलग अलग राजा राज करते थे। तो ये सभी ना परेशान थे। किससे परेशान थे? अपने अपने राजाओं से ना काफी परेशान थे, उनकी नीतियों से परेशान थे, है ना, उनकी पॉलिसीज वगैरह से काफी ज्यादा परेशान थे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या कर रखा है? झंडा लहरा रखा, अपने हाथों में पकड़ रखा है। ये शो करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर अपने देश के प्रति कितना जज्बा है ना, कितना जुनून है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या स्टैब्लिश हो जाए? डेमोक्रेसी, है ना, हमारे देश में क्या आ जाए? डेमोक्रेसी आ जाए यहाँ पे, यानी कि जनता की सरकार होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे तो क्या होता है? राजा का होता है ना, सब कुछ हुक्म राजा के मानने पड़ते हैं। तो इन लोगों की इच्छा थी कि भाई रूल बदल दिया जाए, ऐसा रूल आए जहां पे सरकार जो है वो किसकी हो? जनता की हो। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, हम लोग वोट डालते हैं और नेताओं को जिताते हैं। तो इन सब की ऐसी इच्छा थी, ठीक है ना। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बनाया जाए, संविधान बनाया जाए, है ना, उसी के अकॉर्डिंग सारे काम किए जाए, मोनार्की सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो ये सब इन लोगों की क्या थी? इच्छाएं थी, जितने भी लोगों ने ये झंडे पकड़ रखे हैं, ठीक है। आगे क्या? जर्मन लोगों के बाद आप देखोगे ऑस्ट्रिया और दो सिसोलियो की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। तो आप देखोगे इनके पीछे और भी लोग हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह, हंगरी वगैरह, ये जितने भी पीछे चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप देखो, हम अगर नाम लेने आ जाएंगे तो काफी लंबी लिस्ट बन सकती है। तो इसलिए हमें मेन मेन ये याद रख लेने कि और भी कंट्रीज थी जो अलग अलग जिन्होंने झंडे ले रखे थे, है ना। सारे तो कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे लाइन कहाँ तक जा रही है? देखो यहाँ तक, जहां तक आपकी आंखें जा रही होगी ना, जहां तक आप देख पा रहे हो, वहां तक लाइन शुरू हो रही है। तो देखो हर एक के पास अलग अलग झंडे होंगे। अब आप देखोगे ऊपर, यानी कि यहाँ पे आप देखो ये वाला एरिया, ये, तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर जो है स्वर्ग से ईसा मसीह
है ना, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। यानी कि इन लोगों को लग रहा है कि भाई ये लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं तो चलो इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, इनको हम आशीर्वाद देते हैं। तो ये सारी इमेज ना, ये कल्पना करी हुई है किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे, देखो यहाँ पे वर्ड है, भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया। तो यहाँ पे देखो सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारी कंट्रीज के लोग इकट्ठा हो गए और सब में भाईचारा की भावना हो रही है ना, भाईचारे की फीलिंग आ गई कि हाँ ठीक है यार, तू भी इसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी इसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज से तेरा दुख मेरा दुख, मेरा दुख तेरा दुख, चलो दोनों भाई भाई बन गए अब, ठीक है ना। तो ऐसे में सारे आपस में भाईचारा बढ़ गया इसमें। तो देखो कितनी सारी कंट्रीज, यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो ने इसके अंदर जो झंडे बना रखे हैं, है ना, तो कितनी सारी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखी है। आगे आगे देखेंगे, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म, है ना, यानी कि जो नेशनलिज्म था वो एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। यानी कि आप देखोगे इस इमेज में जितने भी लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू करा, हड़तालें शुरू करनी करनी कर दी, मूवमेंट स्टार्ट किए, तो इन सब ने क्या हुआ कि राष्ट्रवाद को एक ऐसी ताकत बना दिया 19वीं सदी में, यानी कि 19th सेंचुरी में, जिससे क्या हो गया कि यहाँ पर ना पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, चेंजेस इन दी पॉलिटिकल एंड मेंटल, यानी कि जहां पर आप देखोगे मानसिक और राजनीतिक परिवर्तन जो थे ना, वो काफी ज्यादा उसमें बदलाव किए गए, काफी ज्यादा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इतने सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं किसी एक चीज के लिए कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आजादी चाहिए, तो ऐसे में एक नेशनलिज्म जो ये जो वर्ड है, ये बहुत पावरफुल वर्ड निकल के आ गया। और क्या मतलब होता है नेशनलिज्म का, अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा, यानी कि अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा। तो ये चीज जो है ना काफी तेजी से फैल गई थी, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैल गई थी और काफी ताकतवर बन गया था ये वर्ड, पावरफुल वर्ड बन चुका था ये। आगे क्या होता है, इन परिवर्तनों से अंततः, फाइनली क्या हुआ, इन परिवर्तनों के अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ। यानी कि अब इन सब के नेशनलिज्म की फीलिंग जो इतनी जोर शोर से चल रही थी अलग अलग कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, है ना, तो इससे क्या हुआ, ये जो इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा था हर कंट्री में, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आया, इसका एंड रिजल्ट ये निकल के आया, जितने भी एम्पायर्स थे, यानी कि जितने भी वहां पे राजा महाराजाओं के जो शासन थे वो खत्म हो चुके थे, खत्म हो गए, और वहां पे एक देश बनते चले गए। क्या बनते चले गए, नेशन स्टेट बनते चले गए, और पूरे यूरोप के अंदर राज्य का उदय हो गया, यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से राज्यों का उदय हो गया, यानी कि देश बनते चले गए, है ना। तो आप देखोगे कितनी लंबी चौड़ी कहानी होगी ना इसके पीछे। फिर ये तो हमने इमेज के थ्रू शॉर्ट में समझ लिया, लेकिन पूरा चैप्टर ही इसी चीज के ऊपर है, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, क्या था, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना, क्या कुछ था, तो ये सारा हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी कि मोनार्की सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया गया, यानी कि राजा महाराजाओं का शासन उखाड़ के फेंक दिया गया, और वहां पे नेशन स्टेट बनाए गए, नेशन स्टेट मतलब देश बनाए गए, जहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई। फिर आप देखोगे यूरोप में द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे एक ऐसे आधुनिक राज्य की एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी, एक ऐसे थॉट्स वहां पे थिंकिंग डेवलप हो रही थी, जहां पे ये चीज पे जोर दिया जा रहा था कि भाई एक हम देश तो बना ही रहे हैं, चलो अच्छी बात है, देश तो बनेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर एक देश की क्या हो, एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हो, है ना, एक अलग उनके अंदर क्या हो, फ्लैग हो, झंडा हो, लैंग्वेज हो, ये सब हो, ताकि ऐसा ना हो कि एक देश के अंदर भी सेम चीजें है, दूसरे देश के अंदर भी सेम चीजें हैं, तो ऐसे में पता ही नहीं चल पाएगा, है ना, कि उनके अंदर कौन सी चीजें डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देश तो बनाए गए, लेकिन देशों के साथ साथ ये भी ध्यान दिया गया कि भाई हर एक कंट्री का ना एक कॉमन हिस्ट्री भी होनी चाहिए, है ना, हर कंट्री के अंदर एक कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ट्रेडिशन होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो आगे आप देखोगे, लेकिन राष्ट्र राज्यों में ना केवल उसके शासकों को बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। वही बात है जहां पे आप लोग देखोगे फ्रांस के अंदर, अगर हम बात करें आज की डेट के अनुसार,
तो आप देखोगे फ्रांस में जाहिर सी बात है फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है ना। वहां के लोगों का एक अलग कल्चर भी होगा, वहां पे आप देखोगे उनका ट्रेडिशन भी अलग होगा। तो ये सब ना किसी देश में होना चाहिए, तभी तो वो देश माना जाएगा। अब सोचो फ्रांस के अंदर भी और आगे जर्मनी के अंदर भी ये दोनों में सेम देखने को मिलेगी चीजें, फ्लैग भी सेम है, नेशनल एंथम भी दोनों का सेम है। तो बताओ फर्क क्या रह गया दोनों के अंदर। तो इसी फर्क को, इसी डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए सबने अपना अपना नया फ्लैग बनाया, है ना। सबका अलग कल्चर था, है ना, ट्रेडिशन अलग था, लैंग्वेज अलग थी। जैसे जर्मनी में अगर हम देखेंगे तो वहां पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रांस के अंदर हम देखेंगे तो वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये होना भी चाहिए था, और ऐसा ही हुआ कि वहां पे देश तो बनते चले गए, लेकिन देश के साथ साथ वहां पे देश के जो फीचर्स थे, यानी कि कॉमन जो आइडेंटिटीज थी, उनको भी सामने रखा गया। फिर आप देखोगे आगे क्या होता है, साझेपन की ये भावना, यानी कि जो कॉमननेस वाली फीलिंग होती है, कॉमननेस, साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी, यानी कि मोनार्की सिस्टम से तो थी नहीं ये सब। ये तो बाद में हुई जब नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी लोगों के अंदर, अपने देश के प्रति प्यार की फीलिंग आने लगी। तो ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी, यानी कि उनके स्ट्रगल से ये सारी चीजें आई थी, एकदम से थोड़ी ना आ गई थी। ये जो साझेपन की, यानी कि जो कॉमन चीजें शेयर करने वाली जो फीलिंग थी, ये एकदम से नहीं आती, ये आती है स्ट्रगल्स करने के बाद। तो काफी ज्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया, नेताओं ने स्ट्रगल किया, आम लोगों ने स्ट्रगल कर लिया, इतनी सारी लड़ाइयों के बाद, है ना, स्ट्रगल करने के बाद तब जाके जो साझेपन की जो भावना है, यानी कि जो कॉमननेस वाली जो फीलिंग होती है, ये डेवलप हुई। सबको एहसास हुआ कि यार हमारा जो देश है ना, हमारे देश का ना एक झंडा होना चाहिए, हमारे देश की जो लैंग्वेज है वो भी पता होनी चाहिए कि क्या है कॉमन लैंग्वेज, है ना। साथ ही साथ हमारा एक अलग कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, ये सारी चीजें कॉमननेस वाली जो चीजें होती है ये होनी चाहिए देश के अंदर। जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो हर एक को पता होता है कि भारत की हिस्ट्री क्या रही है ना। हम पूछते हैं किसी से भी, आप दिल्ली में बैठे हो, आप पंजाब में किसी बंदे से पूछ रहे हो कि बताओ भारत की क्या हिस्ट्री है, क्या है इतिहास था, तो वो बताएगा कैसे अंग्रेजों ने इंडिया में राज किया, कैसे हमें आजादी मिली। तो आप इंडिया में किसी भी कोने में कोई भी इंसान होगा, किसी से भी पूछोगे तो हर एक की बताओ ये स्टोरी कॉमन होगी कि नहीं होगी। हर एक बंदा यही बताएगा कि कैसे अंग्रेजों ने इंडिया में आया, कैसे हमने गुलामी सही, है ना, और कैसे हमें फिर आजादी मिली गांधी जी की मदद से। तो ये सारी बातें वो बताएंगे ही बताएंगे। तो बताओ इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके सामने ये एक कॉमन हिस्ट्री हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो ये बात होती है यहाँ पे। तो हर देश को भी यही चाहिए था कि भाई अपनी अपनी एक कॉमन हिस्ट्री हो जहाँ पे हम लोग शेयर कर सके। अब फ्रांस है, फ्रांस में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को बता सके कि हाँ भाई फ्रांस जो है पहले ऐसा था, है ना। पहले उसके अंदर किंग लुई 16 का, है ना, आपको पता है कि वहां पे 9th क्लास में हमने पढ़ा था, शासन चल रहा था, तो कैसे हम लोगों ने फाइट करनी शुरू करी। तो हर एक की कॉमन हिस्ट्री होती है कोई ना कोई, ताकि वो आगे स्टोरी बता सके, है ना। और सब स्टोरी जो होगी वो कॉमन ही बताएंगे। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा, यानी कि जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। यानी कि यहाँ पे हम ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग सामने आई और कैसे कंट्रीज बनती चली गई, यानी कि नेशन स्टेट बनते चले गए। तो इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कैसे क्या हुआ कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई और कैसे राष्ट्र राज बनते चले गए। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रेडरिक सोरियो की ये जो इमेज है, जो उसने अपने मन में सोची थी, एक काल्पनिक, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि उसने इमेज क्या सोच के बनाई है ना, ये सब क्या है, ये क्या शो करते हैं। तो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आप लोगों को आगे का पार्ट करवाएंगे, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह आप जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है विमल एजुकेशन का, आप वो लाइक कर सकते हो, है ना, फॉलो कर सकते हो वहां पर भी। और व्हाट्सएप के लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।